नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव आते ही कई चेहरे अचानक से सक्रिय हो जाते हैं। कुछ ऐसे नेता और पार्टियां भी मैदान में उतरने लगती हैं जिनका अपने राज्य से बाहर कोई बड़ा जनाधार नहीं दिखता, लेकिन फिर भी वो सत्ता के सबसे बड़े अखाड़े में हिस्सेदारी मांगने पहुंच जाते हैं। इस बार भी 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कुछ ऐसा ही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की कुछ क्षेत्रीय पार्टियां फिर यूपी की राजनीति के दरवाजे पर दस्तक देती हुई दिखाई दे रही है। सवाल सिर्फ चुनाव लड़ने का नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये पार्टियां सच में जनता के बीच अपनी पकड़ रखती है या फिर सीटों के लिए राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। जिन दलों को पहले चुनावों में जनता ने लगभग नजरअंदाज ही कर दिया था, क्या वो इस बार कोई नया खेल दिखाने वाले हैं या कहानी पहले जैसे ही रहने वाली है? क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको स्पेशल स्टोरी में। यूपी 2027 से पहले बिहार की पार्टियां एक्टिव, पूर्वांचल पर नजर, गठबंधन पर मंथन, जातीय पहचान से मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सुगबुगाहट जैसे जैसे तेज हो रही है, वैसे वैसे ही लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ने लगी है। चुनाव अभी थोड़ा सा दूर है, लेकिन सीटों के हिसाब किताब, गठबंधन की बातचीत, जातीय समीकरण और राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिशें अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। हर चुनाव की तरह इस बार भी कुछ ऐसी छोटी पार्टियां मैदान में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं, जिनका यूपी की राजनीति में अब तक कोई खास असर नहीं दिखा है। खास बात यह है कि इस बार फिर बिहार की कुछ पार्टियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने की तैयारी करती हुई नजर आ रही है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी और लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी रामविलास जैसी पार्टियां एक बार फिर यूपी की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये पार्टियां आने वाले चुनाव से पहले बड़ी पार्टियों के साथ सीटों को लेकर बातचीत और दबाव की राजनीति कर सकती है। इनके समर्थकों का कहना है कि ये दल अपनी जातीय पकड़ के दम पर कुछ सीटों पर असर डाल सकते हैं, जबकि विरोधी इन्हें सिर्फ चुनावी मौसम में सक्रिय होने वाली पार्टियां बता रही हैं। आलोचकों का आरोप है कि ये पार्टियां अपने गृह राज्य यानी बिहार में भी सीमित असर रखती है और जब उत्तर प्रदेश में आती है तो जातीय समीकरणों के नाम पर राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश करती है। कुछ राजनीतिक जानकार इसे चुनावी सौदेबाजी बताते हैं तो कुछ इसे लोकतंत्र का सामान्य हिस्सा मानते हैं, जहां हर पार्टी को विस्तार का अधिकार होता है। लेकिन अगर पिछले चुनावी नतीजों को देखा जाए तो इन पार्टियों का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत नहीं रहा है। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इसका बड़ा उदाहरण माना जाता है। उस चुनाव में जनता दल यूनाइटेड ने 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नतीजा उम्मीदों के बिल्कुल ही उलट रहा। पार्टियों का प्रदर्शन इतना कमजोर रहा कि उसके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इसके साथ ही वोट प्रतिशत भी बेहद ही कम रहा। राजनीतिक जानकारों ने तब कहा कि यूपी की जमीन पर पार्टी अपनी पकड़ बनाने में नाकाम रही। इसी तरह मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने भी बड़े दावे किए थे। पार्टी ने 55 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे। उस समय बयान दिए गए कि पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया समीकरण बनाएगी और सत्ता के समीकरण बदल देगी, लेकिन चुनावी नतीजों में पार्टी को कोई बड़ी सफलता नहीं मिली और उसके सभी उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश जरूर की थी। पार्टी ने 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन चुनावी नतीजे यहाँ भी निराशाजनक ही रहे। पार्टी को बेहद कम वोट मिले और सीटों के स्तर पर कोई सफलता नहीं मिली। अब जैसे जैसे 2027 का चुनाव करीब आ रहा है,
वैसे वैसे सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार की ये तीनों पार्टियां फिर उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमाएंगी या नहीं। राजनीतिक हलकों में इसको लेकर चर्चा अब शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बात जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से ही अपनी पार्टी को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखना चाहते। उनकी राजनीति हमेशा से राष्ट्रीय स्तर पर जगह बनाने की कोशिश करती रही है। इसी सोच के तहत पार्टी समय समय पर दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ती रहती है। उत्तर प्रदेश में भी जेडीयू ने कई बार अपनी जमीन बनाने की कोशिश की। 2022 के चुनाव में जब बीजेपी ने उन्हें गठबंधन में ज्यादा महत्व नहीं दिया तो पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया और 27 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए। उस समय पार्टी को उम्मीद थी कि पूर्वांचल के इलाकों में कुर्मी और पटेल वोटरों के बीच उसका असर दिख सकता है, लेकिन नतीजे अलग रहे। पार्टी को कुल मिलाकर लगभग 0.11% वोट शेयर मिला। चुनावी आंकड़ों को देखने वाले कई लोगों ने कहा कि ये वोट प्रतिशत इतना कम था कि कई जगहों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को भी इससे ज्यादा समर्थन मिला था। इसके बाद सवाल उठे कि आखिर पार्टी की यूपी में वास्तविक ताकत कितनी है। अब 2027 के चुनाव से पहले फिर चर्चा हो रही है कि जेडीयू एक बार फिर पूर्वांचल क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा सकती है। राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी जातीय आधार पर अपनी उपयोगिता दिखाकर बीजेपी से सीटों की बातचीत करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि ये सब चुनाव नजदीक आने पर ही साफ होगा। तो दूसरी तरफ विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं और उन्होंने अपने राजनीतिक अभियान में इसी पहचान को सबसे ज्यादा आगे रखा है। बिहार की राजनीति में उन्होंने मल्लाह, निषाद और नाविक समुदायों को जोड़ने की कोशिश की। अब उन्होंने उत्तर प्रदेश में कदम रखा तो उम्मीद थी कि यहाँ भी इसी सामाजिक आधार पर उन्हें समर्थन मिल सकेगा। 2022 में उन्होंने बीजेपी से अलग रास्ता अपनाया और 55 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए। उस समय उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि वो उत्तर प्रदेश की सत्ता के समीकरण बदल देंगे और योगी आदित्यनाथ सरकार को चुनौती देंगे। चुनाव प्रचार के दौरान निषाद और केवट समाज को लेकर भी कई बड़े दावे किए गए, लेकिन चुनाव नतीजों ने उनकी उम्मीदों को झटका दे दिया। पार्टी को सिर्फ लगभग 0.18% ही वोट मिले। इसके बाद राजनीतिक विरोधियों ने इसे यूपी में उनकी रणनीति की असफलता करार दे दिया। बाद में बिहार की राजनीति में भी उनके लिए चुनौती बढ़ी और उनके कई विधायक उनसे दूर हो गए। अब 2027 से पहले फिर ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में नई संभावनाएं तलाश कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में उनकी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ बातचीत की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक तस्वीर सामने नहीं आई है। चिराग की यूपी एंट्री, रणनीति या सियासी संदेश, दलित वोट बैंक पर नजर, गठबंधन का सहारा या अकेले दम की तैयारी। अब बात करते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। ये पार्टी रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करती है और अब चिराग पासवान इसके सबसे बड़े चेहरे हैं। चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और कई बार खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पार्टी की मौजूदगी पहले से ही रही है, लेकिन चुनावी सफलता बहुत ही सीमित रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वोट प्रतिशत में पार्टी को लगभग 0.01% वोट मिले थे। राजनीतिक विरोधियों ने उस समय तंज कसते हुए कहा था कि पार्टी का प्रदर्शन कई जगह नोटा से भी कमजोर रहा। हालांकि पार्टी समर्थकों का तर्क था कि चुनावी संगठन मजबूत करने में समय लगता है और शुरुआती नतीजों से भविष्य तय नहीं होता। अब राजनीतिक चर्चा ये है कि 2027 में चिराग पासवान की नजर उत्तर प्रदेश की कुछ दलित बहुल्य सीटों पर हो सकती है।
माना जा रहा है कि गठबंधन के जरिए कुछ सीटों की मांग कर सकते हैं और अपनी राजनीतिक मौजूदगी दिखाना चाहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता इन पार्टियों को गंभीर राजनीतिक विकल्प मानते भी है या नहीं। उत्तर प्रदेश की राजनीति बिहार से काफी अलग मानी जाती है। यहाँ संगठन, स्थानीय नेता, बूथ स्तर की तैयारी और लंबे समय की मौजूदगी को बहुत महत्व दिया जाता है। यूपी जैसे बड़े राज्यों में सिर्फ जातीय पहचान या बाहरी राजनीतिक चेहरे के भरोसे चुनाव जीतना आसान बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। यहाँ बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत नेटवर्क रखने वाली ताकतों का लंबे समय से असर रहा है। और अब तो असदुद्दीन ओवैसी भी इस चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश में उतर चुके हैं। किसी भी नई पार्टी को यूपी में अब जगह बनाने के लिए लगातार काम करना पड़ता है। इस सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होना अक्सर काफी नहीं होता है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र में हर पार्टी को विस्तार का अधिकार है और जनता ही अंतिम फैसला करती है। तो फिलहाल 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है। बिहार के जेडीयू, वीआईपी और एलजेपी रामविलास जैसी पार्टियां फिर यूपी में सक्रिय होती हैं या फिर नहीं, यह आने वाले महीनों में ज्यादा साफ हो जाएगा। अगर ये पार्टियां मैदान में उतरती हैं तो उनकी असली परीक्षा सिर्फ सीटों की संख्या नहीं होगी, बल्कि ये होगी कि क्या वो वोट प्रतिशत, संगठन और जमीन पर अपना असर दिखा भी पाती है या फिर नहीं। आने वाले समय में ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या ये दल अकेले चुनाव लड़ते हैं, किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनते हैं या फिर सिर्फ राजनीतिक बातचीत के जरिए ही अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जगह बनाना आसान नहीं है। यहाँ जनता हर चुनाव में अपने हिसाब से फैसला करती है और चुनावी नतीजे ही तय करते हैं कि कौन मजबूत खिलाड़ी है और कौन सिर्फ चुनावी चर्चा तक सीमित रह जाता है। अब निगाहें 2027 पर है। देखना यह होगा कि बिहार के इन पार्टियों की रणनीति उत्तर प्रदेश में असर दिखाती है या फिर पिछले चुनावों की तरह इस बार भी उन्हें सीमित समर्थन ही मिलता है। आखिर फैसला जनता के हाथ में होगा और वही तय करेगी कि कौन चुनावी माहौल में, कौन चुनावी मैदान में टिकेगा और किसे बाहर का रास्ता दिखाई देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।